वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। अगर आप किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को पूछोगे ना, और इवन यू रेफर अ डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी भी देखोगे ना, तो वर्ड वेरिएशन, वेरिएशन मतलब कम ज्यादा, कम ज्यादा। चेंजेस, चेंजेस का मीनिंग भी वही दिखेगा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड चेंजेस? वेरिएशन और चेंजेस में क्या फर्क है? इकोनॉमिक्स में क्यों ये कॉन्सेप्ट अलग रखा है वेरिएशन और चेंजेस को? तो देखना बच्चों, वेरिएशन का मीनिंग उनका बोलना क्या है मैं बताता हूं आपको। अगेन हियर विल गोइंग टू यूज दैट 11 पॉइंट्स विच आर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। हम यहां पर फिर से वो 11 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो डिमांड को अफेक्ट करता है, जो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो 11 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना जरा। वेरिएशन इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड। अब वेरिएशन का मीनिंग क्या है, चेंजेस का मीनिंग क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर उधर क्या लिखा है बताता हूं। सुनना जरा बच्चों, जब डिमांड का बढ़ना या डिमांड का कम होना, effect in demand means when demand rises or demand falls due to change in price alone। मेरे सेंटेंस पे ध्यान देना, जब डिमांड का बढ़ना और डिमांड का कम होना, when demand rises or demand falls only due to change in price alone, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से जब डिमांड बढ़ता है या कम होता है ना, ऐसे वक्त डिमांड को, उस चेंजेस को वेरिएशन इन डिमांड कहा जाता है। अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब बाकी के जो 10 पॉइंट है ना, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को छोड़ के, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी के 10 पॉइंट है ना, वो कांस्टेंट होने चाहिए, वो एकदम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट जैसा बोलते हैं, वो सेम होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए। तो मीनिंग क्या है देखो, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स, कम होता है, और रेसेस, बढ़ता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। आया समझ में बच्चों? अब चेंजेस इन डिमांड क्या होगा? चेंजेस इन डिमांड क्या होगा? वेरिएशन इन डिमांड जो है ना, वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, लेकिन चेंजेस इन डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। चेंजेस इन डिमांड गोज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। मींस उनका बोलना ऐसा है, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी raises or falls, when demand for a commodity raises or falls due to change in other factors, due to change in other factors, not because of price। मतलब डिमांड बढ़ गया इनकम के वजह से, डिमांड कम हो गया एडवर्टीजमेंट के वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, देन इन दैट केस the demand will going to be considered as changes in demand। मैं पढ़ता हूं मीनिंग, जरा ध्यान देना बच्चों। when demand for a commodity increases, इधर raise और fall, इधर increase और decrease बात कर रहा, increases or decreases due to change in other factors, price remains constant, it is known as changes in demand। that's it। अगर कोई बहुत सिंपल वर्ड में बोले ना बच्चों, क्या बोलेंगे वाले गया, वेरिएशन प्राइस के वजह से होता है, चेंजेस अदर फैक्टर्स के वजह से होता है। फिर से सुनना, वेरिएशन प्राइस के वजह से होता है, चेंजेस अदर फैक्टर्स के वजह से होता है। मतलब व्हेन प्राइस rises or falls due to change in price alone, then it is variation। when demand increases or decreases due to change in other factors, price remains constant, तो उसको चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फाइनल लाइन क्या याद रखोगे, वेरिएशन प्राइस के वजह से होता है, चेंजेस अदर फैक्टर के वजह से होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर ये वेरिएशन इन डिमांड जो है ना, ये फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वेरिएशन को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया। वेरिएशन एक्सपांशन ऑफ डिमांड है,
और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वेरिएशन में डिमांड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वैसे ही चेंजेस में भी दो क्लासिफिकेशन, चेंजेस में भी दो क्लासिफिकेशन है, एक है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब सुनना बच्चों, सर इधर का एक्सपांशन और इधर का इंक्रीज, इधर का एक्सपांशन और इधर का इंक्रीज, दोनों का मीनिंग सेम है। एक्सपांशन मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब भी बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, डिक्रीज मतलब कम होना। सर जब दोनों का मीनिंग सेम है तो क्यों अलग अलग रखा? अरे ऊपर पढ़ा है ना सर आपने, वेरिएशन किसकी वजह से होता है? प्राइस के वजह से। चेंजेस किसके वजह से होता है? अदर फैक्टर्स के वजह से। इसका मतलब इधर का एक्सपांशन और इधर का कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के वजह से होगा, इधर का इंक्रीज और डिक्रीज किसके वजह से होगा? अदर फैक्टर्स के वजह से। इज इट क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। अब वेरिएशन को अलग से पढ़ाता हूं, चेंजेस को अलग से पढ़ाता हूं। सर क्या पढ़ाने गया इसमें? एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मीनिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मीनिंग। वेरिएशन इन डिमांड मीनिंग थोड़ी देर पहले बता, एक बार रिवाइज करेंगे। मीनिंग क्या था बच्चों? वेरिएशन इन डिमांड का मीनिंग क्या पढ़ा हमने? व्हेन डिमांड फॉल्स और रेसेस ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन is broadly classified as expansion of demand and contraction of demand. एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होना। वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है। तो एक्सपांशन का मीनिंग क्या है देखना। अभी एक्सपांशन का मीनिंग है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आता है ये। और दे विल गोइंग टू आस्क यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरिएशन इन डिमांड। तो जो मैं ट्री डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं ना, आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। चलो एक्सपांशन का मीनिंग क्या है देखो। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू, एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ना। अब मैंने आपको क्या बोला? वेरिएशन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, वेरिएशन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। तो उसका बोलना क्या है? जब डिमांड बढ़ेगा, रेज होगा, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखता हूं, तो ऐसे जगह में जो डिमांड होता है उसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या लिखा है देखो, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू रेज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, डिमांड रेज हुआ ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स लाइक, दो चार एग्जांपल डाल दो, इनकम, टेस्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वो वैसा ही लिखा देखो ना, लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा रिमेन्स अनचेंज्ड। आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो। अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज, आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ये हो गया एक्सपांशन का मीनिंग। अब आपको ना कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्लिक हो जाना चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्शन इसका अपोजिट रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन इसका अपोजिट रहेगा। तो मैं कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी देर में बताता हूं, अभी फिलहाल एक्सपेंशन का ग्राफ देखो। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का ग्राफ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर एक्सपांशन। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हम लोग प्लॉट करते हैं प्राइस, वाई एक्सिस में अभी लॉ ऑफ डिमांड में भी ऐसे किया, जो लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बनाया, ऑन वाई एक्सिस वी प्लॉटेड प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस विल प्लॉट क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस में हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करेंगे। नंबर्स मत लो, इमेजिनरी नंबर्स मत लो, आप एक इमेजिनरी प्राइस और एक इमेजिनरी डिमांड लो। चलो मैं लेता हूं, प्राइस लिया और क्वांटिटी डिमांडेड लिया, प्राइस लिया और क्वांटिटी डिमांडेड लिया। उधर मैंने जहां पर एक्स और वाई इंटरसेक्ट हुआ उधर ओ होना चाहिए, या जीरो भी कहते हैं उसको, ओपी ओ क्यू। प्राइस कितना है? ओपी, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? ओ क्यू। एक इमेजिनरी प्राइस और एक इमेजिनरी क्वांटिटी डिमांडेड लिया मैंने। अब मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं, मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं।
आपने मीनिंग में क्या लिखा? आपने मीनिंग में लिखा वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया पी और क्यू का, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इंटरसेक्टेड, मैंने उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद व्हाट मीनिंग सेज, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या बोलता है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मीनिंग बोलता है सर रेजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब डिमांड बढ़ेगा, नाउ ओरिजिनल क्वांटिटी इज हाउ मच, ओ क्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी इज हाउ मच, ओ क्यू, मैं उसको बढ़ा देता हूं, राइट साइड में ले रहा हूं, और प्राइस को कम करता हूं, मतलब प्राइस को कम करना है तो डाउनवर्ड करना है बच्चों, कितना क्वांटिटी, फ्रॉम ओ क्यू आई मेड इट ओ क्यू वन, एंड प्राइस फ्रॉम ओपी वी मेड इट ओपी वन, मैंने प्राइस को कम कर दिया। नाउ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, आई अप्लाइड रूल ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड, मैंने एक्सपांशन ऑफ डिमांड का रूल अप्लाई किया, क्या था उसका मीनिंग, व्हेन डिमांड रेसेस, डिमांड को रेस किया, क्यू को रेस किया और प्राइस को फॉल किया फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, पी से पी वन किया, यानी प्राइस फॉल हो गया और डिमांड रेस हो गया। अब नया इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो ऑफ पी वन एंड क्यू वन, नया इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं पी वन एंड क्यू वन। नाउ डिमांड कर्व, वो जो भी दो इंटरसेक्शन पॉइंट था मैंने उसको ज्वाइन किया और उसको मैं नाम दिया कि भाई ये डिमांड कर्व है। पहला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, ए, मैं उसको पहले वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को ए नाम देता हूं। सेकंड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आफ्टर चेंज विच वी गॉट दैट इज बी। अब जरा इंटरसेक्शन पॉइंट का मूवमेंट देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट का मूवमेंट देखो, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? ओरिजिनल वाला ए था, ओरिजिनल वाला ए था, आफ्टर चेंज बी आया, तो मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड, movement of demand curve is towards downward। ऑब्जेक्टिव्स में आता है इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज डैश, ऑब्जेक्टिव्स में आता है इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज डैश, तो आंसर में डालने का डाउनवर्ड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, डाउनवर्ड। आई प्रूव दैट, मैंने वहां पर प्रूव किया कि सर पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ए था, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बी आया, वो डिमांड कर्व का मूवमेंट डाउनवर्ड तरफ है, इसीलिए इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड मूवमेंट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया एक्सपांशन बच्चों? एग्जाम में अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ जाता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो मीनिंग लिखने का, ग्राफ बनाने का, मीनिंग लिखने का, ग्राफ बनाने का, डाउनवर्ड मूवमेंट का एक पॉइंट और यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का एक पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट बन जाएगा विथ ग्राफ। इफ यू मेड इट क्लियरली एक्सप्लेनेशन के साथ लिखोगे तो आउट ऑफ मार्क्स मिल ही जाता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन में आओ। कॉन्ट्रैक्शन विल गोइंग टू बी एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन अपोजिट है। लेट्स सी मीनिंग क्या बनेगा। आपने एक्सपांशन में क्या बोला सर, व्हेन डिमांड रेसेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इधर उसका उल्टा बोलो, व्हेन डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो ना, व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू रेज इन प्राइसेस अदर फैक्टर्स लाइक taste, habit, income, size of population remains unchanged। सेम लाइन उठा के इधर डालता हूं, खाली क्या करना पड़ेगा, डिमांड रेस को जगह में फॉल कर दूं और प्राइस जहां पर फॉल बोला था वहां पर रेस कर दूं, क्या होगा देखो। contraction of demand refers to fall in quantity demanded, fall in quantity demanded due to a raise in price alone, price अकेला, other factors like taste, income of the consumer, size of population etc remains unchanged। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। एक्सपांशन आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन अपने आप आ जाता है। एक्सपांशन में डिमांड को बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड को कम करना है, प्राइस के वजह से इनवर्स रिलेशन है, डिमांड बढ़ेगा प्राइस कम होगा, इधर कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम होगा प्राइस बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आ जाओ, पूरा ध्यान ग्राफ में होना चाहिए, इधर उधर ध्यान मत रखो बच्चों, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, पूरा ध्यान इधर रखो। y axis, y axis will plot price, on x axis
will plot quantity demanded, but no need to specify any numbers. नंबर स्पेसिफाई मत करना, नंबर स्पेसिफाई मत करना। एक इमेजिनरी प्राइस लो और एक इमेजिनरी क्वांटिटी डिमांडेड लो। अगर कोई पूछे सर हाउ मच इज द प्राइस, तो मैं बोलूंगा ओपी इज द प्राइस। हाउ मच इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ओक्यू इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने ओ स्पेसिफाई नहीं किया, बट वहां पर ओ होता है। हाउ मच इज द प्राइस, ओपी इज द प्राइस। हाउ मच इज क्वांटिटी डिमांडेड, ओक्यू इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इतना मैंने यहां पर भी करा था, इतना यहां पर भी किया था। उसके बाद भी अप्लाइड मीनिंग इतना कांस्टेंट रखो, उसके बाद मीनिंग को इस पे अप्लाई करो। सर मीनिंग क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओरिजिनल डिमांड ओ क्यू था ना, उसको कॉन्ट्रैक्शन करो। कॉन्ट्रैक्शन करो बोलो तो कम करो, उसको मैं नाम देता हूं Q2। प्राइस को बढ़ाओ, प्राइस को बढ़ाओ, अपवर्ड साइन रखने का, प्राइस को बढ़ाओ P2। प्राइस P2 मींस डिमांड फॉल्ड फ्रॉम OQ to OQ2, प्राइस रेज्ड फ्रॉम OP to OP2। अब ये जो नया पॉइंट है ना, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं। ये हो गया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इन दोनों के मदद से एक डिमांड कर्व बना लेता हूं, जिसको नाम होता है डी डी, दैट इज द डिमांड कर्व। अब पहला वाला इंटरसेक्शन पॉइंट जो था वो ए, नया वाला इंटरसेक्शन पॉइंट जो है मैं उसको नाम देता हूं बी। क्या फर्क है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन? अरे एक्सपांशन में ना पहला वाला ओरिजिनल पॉइंट ऊपर था, नया वाला इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे आया, दैट इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व वाज डाउनवर्ड। लेकिन इधर पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ए वाला नीचे है, बी वाला ऊपर है, which indicates that movement of demand curve is upward। डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसा है, अपवर्ड मूवमेंट है। इज इट क्लियर? आया समझ में बच्चों? ये दोनों ग्राफ आपको आपके नोटबुक में बनाना है। फिलहाल आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस का मीनिंग क्या पढ़े थे हम लोग? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जब डिमांड बढ़ता है या तो कम होता है, बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर बोले तो प्राइस को छोड़ के इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, लेवल ऑफ टैक्सेशन, बहुत सारा पॉइंट था बच्चों। लेकिन प्राइस को छोड़ के जितने पॉइंट्स है ना, उनको अदर फैक्टर्स कहते हैं। when demand increases or demand decreases due to change in other factors, price remaining unchanged। यहाँ पर प्राइस को स्टैचू करने का बोलेगा, तू चुप रहे। डिमांड का बढ़ना, डिमांड का कम होना किसके वजह से? अदर फैक्टर के वजह से। तो हम उसको क्या कहते हैं? चेंजेस इन डिमांड। लेट्स सी, इसका दो पॉइंट क्या बताया मैंने, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। बहुत सिंपल सा मीनिंग रहेगा बच्चों, बहुत सिंपल सा मीनिंग रहेगा। इंक्रीज इन डिमांड क्या बोलता है? इंक्रीज इन डिमांड क्या बोलता है? refers to increase in quantity demanded due to favorable changes। फेवरेबल वर्ड डालना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे पॉइंट जिससे डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। to increase in demand due to favorable changes in other factors, like कोई भी चार एग्जांपल डाल दो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, हैबिट, फैशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब पॉइंट डालने का, एक्सेट्रा। आगे लास्ट में क्या लिखा है? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस को कांस्टेंट रखो। ओके, अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों। पहले डिक्रीज का मीनिंग आ गया, डिक्रीज का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल अपोजिट वर्ड होगा। डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सेट्रा। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। सर इसका मीनिंग हो गया, तो इसका मीनिंग आ गया। इधर डिमांड इंक्रीज बोलने का, इधर डिमांड डिक्रीज बोलना है। और ये दोनों किसके वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। क्लियर? नेक्स्ट, पहले इंक्रीज का ग्राफ देखते हैं। ऑन वाई एक्सिस विल प्लॉट प्राइस, on x axis
विल प्लॉट क्वांटिटी डिमांडेड। हमेशा ये फिक्स है बच्चों, आपके इस पूरे सिलेबस में हमेशा वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस रखेंगे, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी रखेंगे। एक इमेजिनरी प्राइस लेता हूं और एक इमेजिनरी क्वांटिटी लेता हूं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया मैंने, फिर एक डिमांड कर्व बना दिया। हाँ, एक बात सुन लो बच्चों, सर आपने प्राइस का इंक्रीज, क्वांटिटी का इंक्रीज कुछ बताया नहीं, मैं बताता हूं थोड़ी देर में। फिलहाल इतना काम जो अभी आपके सामने किया है मैंने, ये कांस्टेंट होगा। जितना आपको इंक्रीज में दिख रहा है ना, उतना ही डिक्रीज में भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड का रूल सुनो। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, अ न्यू डिमांड कर्व शुड बी prepared on shifting on right hand side, ये रूल है। In case of increase in demand, or in order to show increase in demand, we have to show a new demand curve on right hand side of original demand curve। फिर से रिपीट करता हूं, कौन सा साइड बोला? राइट साइड में एक नया डिमांड कर्व बनाओ। राइट साइड में एक नया डिमांड कर्व बनाओ। एरो मार्क गया राइट साइड में, उसको नाम देता हूं D1 D1। एक बात याद रखना, variations both expansion and contraction we have shown on same demand curve। मैंने एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक ही डिमांड कर्व पे बताया था, खाली एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट था, एक अपवर्ड मूवमेंट था। मैंने डिमांड कर्व चेंज नहीं किया था। बट इन केस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इन केस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व विल शिफ्ट ऑन राइट साइड। राइट साइड, फिर जब डिक्रीज में आऊंगा तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिलहाल ऑन राइट साइड। अब इसका असर क्या पड़ता है? देखो इसका असर क्या पड़ता है। ऐसे होने से डिमांड अगर बढ़ गया फ्रॉम ओ क्यू टू, देखो डिमांड बढ़ने से मैंने उस प्राइस वाले को, प्राइस को कांस्टेंट रखा, ओपी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। बच्चों ओपी कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ाया नहीं, प्राइस कम नहीं किया, खाली वो प्राइस वाला जो लाइन है ना, मैंने उसको एक्सीड किया, एक्सटेंड किया टू न्यू डिमांड कर्व। और वहां पर एक क्वांटिटी डिमांडेड क्रिएट हुआ Q1। अब आपको जो ग्राफ दिख रहा है ना, वो ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है मालूम है? सर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1। क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम OQ टू OQ1, but that is due to change in other factors। price still we can observe it is constant। प्राइस अभी भी मुझे दिख रहा है वो कांस्टेंट है सर। ओपी जैसा पहले था अभी भी उतना ही है, ना ही बढ़ा ना ही कम हुआ। डिमांड बढ़ गया ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, एंड टू शो दैट वी हैव शिफ्टेड अ न्यू डिमांड कर्व ऑन राइट साइड। ये होता है डिमांड कर्व, ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है फॉर इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर बच्चों? ग्राफ समझ में आया? चलो अब डिक्रीज में आओ, डिक्रीज में आ जाओ। सिर्फ क्या रहेगा मालूम है? अब डिमांड कर्व को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का। अब डिमांड कर्व को किधर शिफ्ट करने का? लेफ्ट साइड। चलो देखते क्या लिखा है। हाँ, यहां पर वो लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, डिमांड कर्व शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड। तो नीचे पॉइंट में भी लिख दोगे तो भी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, डिक्रीज का कर्व ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं। वाई एक्सिस विल प्लॉट प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड। एक इमेजिनरी प्राइस लेता हूं, एक इमेजिनरी क्वांटिटी डिमांडेड लेता हूं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं बच्चों। ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। एक डिमांड को बनाओ जिसको नाम दो डी डी। इतना तो काम उधर भी किया था, मैंने बोला भी आपको कि इतना काम कांस्टेंट है। what we have done on y axis we shown price, on x axis we shown quantity demanded। एक इमेजिनरी प्राइस लिया, एक इमेजिनरी क्वांटिटी डिमांडेड लिया, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के मदद से वी प्रिपेयर्ड अ डिमांड कर्व। इन दोनों के इंटरसेक्शन के पॉइंट से वी मेड अ डिमांड कर्व। नाउ आई हैव टू शो डिक्रीज इन डिमांड। अब मुझे क्या बताना है? डिक्रीज इन डिमांड। तो रूल सुनना, टू शो डिक्रीज इन डिमांड वी नीड टू शिफ्ट ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगेन आई विल रिपीट दिस लाइन,
टू शो डिक्रीज इन डिमांड आई विल शिफ्ट न्यू डिमांड कर्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट साइड में एक नया डिमांड कर्व बनाऊंगा, एरो मार्क लेफ्ट साइड में आ गया, एंड दिस इज ए न्यू डिमांड कर्व। मैं इसको नाम देता हूं D2 D2। सर आपने D1 उसको दिया था ना राइट साइड वाले को, तो लेफ्ट साइड वाले को मैं D2 नाम देता हूं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? सर इसका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। नाउ प्राइस OP आई विल एक्सटेंड टू न्यू डिमांड कर्व। सर न्यू डिमांड कर्व तो अंदर ही आ गया, न्यू डिमांड कर्व तो अंदर ही आ गया D2। अब यहां पर डिमांड कितना है? सर यहां पर डिमांड देख रहा हो तो कम हो गया, इसको मैं नाम देता हूं Q2। क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं? सर मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं वहां पर? सर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इवन एट अ सेम प्राइस OP, quantity demanded is decreased from OQ to OQ2। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गया OQ से OQ2, बट प्राइस स्टिल रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ना ही बढ़ा ना ही कम हुआ। सर कैसे हुआ ये? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। इन ग्राफ वी अप्लाइड अ रूल दैट वी हैव शिफ्टेड डिमांड कर्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हमने डिमांड को कहां शिफ्ट किया? लेफ्ट साइड में। क्लियर? तो मैं साइड में लिख दूंगा कि भाई डिमांड कर्व इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट्स इट। ये कंप्लीट हुआ आपका चेंजेस इन डिमांड। एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसको अपने नोटबुक में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में लिखना है।